चलिए, हम लोगों ने कल बात करी थी बीमारी के बारे में, रोग क्या होते हैं। हमने जाना कि रोग दो तरीके से देखे जा सकते हैं। एक फंक्शनल डिसीज होती है और दूसरी ऑर्गेनल डिसीज होती है। जो फंक्शन में कमी के कारण आते हैं उनको हम फंक्शनल रोग बोलते हैं, और जो ऑर्गन के स्ट्रक्चर में कमी के कारण आते हैं उसको हम स्ट्रक्चरल रोग बोलते हैं। कई बार ऑर्गन में फंक्शनल और कई बार स्ट्रक्चरल रोग हो सकते हैं। जैसे हमारी जो नसें हैं वो सख्त हो सकती हैं या ढीली पड़ सकती है। नसों के अंदर आपको अकड़न या जकड़न महसूस होती है, जिससे मांसपेशियों पे तनाव बढ़ सकता है। शरीर में ठंडक या गर्मी का अनुभव हो सकता है। आयुर्वेद का एक सामान्य सिद्धांत है जो लगभग हर अवस्था में जांचा जा सकता है। आप किसी भी पैथी में प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये सिद्धांत सब में काम करता है क्योंकि ये व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। ये है पेट नरम, पैर गरम, सिर ठंडा। यदि आपका पेट नरम हो, पैर गर्म हो और सिर ठंडा हो तो आप स्वास्थ्य की अवस्था में हैं। और यदि इसमें कुछ जरा सी भी कमी आ जाए, सपोज कीजिए कुछ लोगों की सिर्फ पैर की उंगलियां ठंडी पड़ती हैं, बाकी पैर गर्म रहता है, तब भी वो कंजेशन को दिखा रहा होता है, लंग्स कंजेशन को दिखा रहा होता है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर गर्मी हो तो संपूर्ण पैर में बराबर हो। सामान्य अवस्था में व्यक्ति और लोगों की तुलना में चद्दर लेके ना सोता हुआ हो, तो ये लक्षण होते हैं ब्लड प्रेशर के। भले ही किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर हाई दिखा रही हो मशीन, लेकिन अगर वो चद्दर से शरीर को ढक के सोता है तो समझ लीजिए उसके शरीर में ब्लड प्रेशर का जो प्रभाव है वो लो की तरफ जा रहा है, वो हाइपोटेंस की तरफ जा रहा है। इसी तरीके से नस नाड़ियों में ब्लॉकेजेस आ सकती हैं। रक्त कम या ज्यादा हो सकता है, उसकी मात्रा घट सकती है। ज्यादा होने का मतलब है वो पतला हो जाता है। और एक चीज और भी है कि उसमें टॉक्सिसिटी ज्यादा हो जाए, यानी हम उसको ये भी कह सकते हैं कि जो रक्त में गाढ़ापन बढ़ा, चाहे वो रेड ब्लड सेल्स के रूप में बढ़ा हो, व्हाइट ब्लड सेल्स के रूप में बढ़ा हो या अन्य सेल्स के रूप में बढ़ा हो, उसको हम बोलते हैं रक्त में दूषितपन आ जाना, टॉक्सिसिटी आ जाना। बॉडी के हमारे दो बैलेंस होते हैं, एल्कलाइन और एसिडिक। नॉर्मली हमारी जो बॉडी है वो 7.4 मानी गई है। यदि ये 7.4 से कम की तरफ जाए, इसके लिए लिटमस पेपर आते हैं, आप बॉडी टेस्ट भी कर सकते हैं। यदि ये 7.4 से कम की तरफ जाता है तो हमारी बॉडी के अंदर एसिडिटी की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। बॉडी में हार्डनेस आने लगती है, हड्डियां सख्त होने लगती हैं, मांसपेशियां मजबूत या कड़क होने लगती हैं। ये हाइपरनेस की तरफ इंडिकेशन है। ऐसे ही जब ये 7.4 से ऊपर की तरफ बढ़े, 7.8, 7.9, 8 समथिंग एल्स, तब ये अम्लतिया एल्कलाइनिटी, क्षारीयता को दिखाता है। इस अवस्था में हड्डियों में लचीलापन आता है, हड्डियां सॉफ्ट होने लगती हैं, मांसपेशियां सॉफ्ट होती हैं और थुलथुलपन आता है। तो ये हाइपोनेस को दर्शाता है। हमारी जो इसके अलावा अगला पॉइंट बनता है हमारी जो सेंसेशन महसूस करने की शक्ति है, ये शक्ति कम या ज्यादा हो सकती है। ये भी हमारे रोगों को इंडिकेट करती है। ऐसे और भी बहुत सी चीजें हैं जो हमारे शरीर को इंडिकेट करती हैं। मुख्य मुख्य थी जो मैंने कल बताया था उससे रिलेटेड थी, इसलिए मैंने इसको टॉपिक में लिया था। अब आगे चलते हैं। हमें चाहे कोई भी रोग हो, किसी भी वजह से हो, उनके होने के मुख्य तीन आधार माने गए हैं, तीन कारण माने गए हैं। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में हम सीधा बोलते हैं रक्त और रस का दूषित होना। तो रक्त और रस दूषित क्यों होते हैं? तो उसके मुख्य तीन कारण हैं। जब भी हम दवाओं के साथ इन कारणों का इस्तेमाल करेंगे तो हमारे जो दवाओं का प्रभाव है वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो वो तीन कारण है। सबसे पहला है मौसम का प्रभाव। जब भी हम बेमौसम की चीजें खाते हैं तो अगला मौसम आने से पहले और जो मौसम चल रहा है वो खत्म होने के बाद, खत्म होने के लगभग बाद, यानी इस अवस्था को हम ये बोल सकते हैं कि सपोज कीजिए कोई मौसम जनवरी जनवरी में बदल रहा है,
10 जनवरी को मौसम बदलेगा, एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं। तो 10 जनवरी को अगर मौसम बदल रहा है तो 15 दिन 10 जनवरी से ऐड ऊपर की ओर चले जाइए और 15 दिन 10 जनवरी से नीचे की ओर आ जाइए। तो इस समय को संक्रमण काल बोला जाता है, यानी इस समय पर दो विशेष ऋतुएं आपस में अपने प्रभाव को रखती हैं। ऐसे ही अगर मैं अब इसे टेबल के रूप में देखूं तो हमारे पास 2 महीने की एक ऋतु होती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 1 महीने आगे के रिजल्ट ले रहे हैं, 1 महीने पीछे के रिजल्ट ले रहे हैं, यानी 15 दिन आगे 15 दिन पीछे के रिजल्ट ले रहे हैं, तो हम लगभग संक्रमण काल में जी रहे हैं। तो इस असुविधा से बचने के लिए हम मौसम को 4 भागों में बांट सकते हैं, जिसमें आप एक सर्दी, गर्मी, वर्षा और वसंत ऋतु ये ले सकते हैं। बाकी जो 2 मौसम बचे, 2 मौसम यानी 4 महीने, वो इसी में एडजस्ट हो जाते हैं। इस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि 15 दिन आगे और 15 दिन पीछे लेने के बाद भी हमारे पास 1 महीना एक्स्ट्रा बच जाता है। तो जब आप इनकी कैलकुलेशन दवाओं के साथ बिठाएंगे तो आपकी दवाएं जो है वो ज्यादा प्रभावशाली होकर काम करेगी। अब आप ये देखिए कि जिस समय होली और दिवाली आते हैं, ये हमारे विशेष इस समय पर मौसम परिवर्तन होता है। खांसी, जुकाम, बुखार, इम्यूनिटी लो होना, बलगम बनना, प्रॉब्लम्स आना, जो बेसिक फील्ड की प्रॉब्लम्स या बेसिक शरीर की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो इसी समय आती हैं। उनका रीजन जो रहता है वो ये रहता है कि हम पीछे के मौसम में अत्यधिक ठंडी या अत्यधिक गर्म चीजों का सेवन बहुत ज्यादा मात्रा में करते हैं। तो जो भी हमने सेवन किया वो आने वाली ऋतु में प्रभावशाली होगा, क्योंकि मैंने बताया था पाचन हमारा जो है वो उसी दिन नहीं होता, उसको प्रोसेस होने में 40 दिन से लेके 120 दिन का समय लग सकता है। तो सबसे पहला जो कारण है वो है मौसम में परिवर्तन, ऋतु परिवर्तन। उसके बाद उम्र विशेष का प्रभाव, जिसका अर्थ होता है कि आपकी जो भी एज है वो उसी प्रकार का खान पान मांगेगी। जैसे एक बच्चा, ये बेसिकली ग्रोइंग स्टेज की तरफ है, वात की अधिकता रहती है। ऐसा बच्चा जो बढ़ रहा है, जिसका शरीर अभी फैल रहा है, उसे नेचुरल सी बात है पोषक चीजें ज्यादा मात्रा में चाहिए होंगी। यदि उसे पोषक चीजें, कफ वाली चीजें ज्यादा मात्रा में नहीं मिली तो उसकी जो बॉडी है वो प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाएगी। वहीं एक वृद्ध व्यक्ति, उसका शरीर पूरी तरह डेवलप है, अब उसे सिर्फ शरीर को बनाए रखने के लिए और चलाने के लिए ही भोजन चाहिए। तो बच्चे की तुलना में उसे ज्यादा पोषक तत्वों की आवश्यकता नहीं होती, परंतु अपनी उम्र के हिसाब से पोषक तत्वों की आवश्यकता उसे भी उतनी ही पड़ती है जितनी की एक बालक। तो जब हम उम्र के हिसाब से भी भोजन को देखते हैं तो हम काफी सटीक औषधियों का निर्माण कर सकते हैं। इसी तरीके से आहार और विहार तीसरा बिंदु बनता है। आहार का मतलब हम क्या खा रहे हैं, और विहार मतलब हम किस माहौल में रहते हैं। माहौल का मतलब वही हो गया किस उम्र में है, किस मौसम में है, सर्दियों में क्या खाते हैं, गर्मियों में क्या खाते हैं। तो हमें ये सारी चीजें एज अ चिकित्सक सीखनी समझनी चाहिए। इससे हमारी जो प्रैक्टिस होती है वो बेहतर हो जाती है। अब जब भी कोई रोग शरीर में आता है तो उसके लक्षण क्या होते हैं। हमारे शरीर में सबसे पहले जो फंक्शन होते हैं उसमें गड़बड़ हो जाती है, फंक्शंस डिसबैलेंस हो जाते हैं। जब फंक्शन डिसबैलेंस होते हैं तो सबसे ज्यादा प्रभावित हमारी नींद होती है। हम सोते तो टाइम पे ही हैं, लेकिन नींद में सपने आने लगते हैं, गहरी नींद नहीं आती। तो जब हम सुबह उठते हैं तो हमें गैस बनी हुई होती है, या तो हमें बिल्कुल भी खाने का मन नहीं करेगा या हमें भूख लगने लगेगी। तो ये हमारे टेम्परामेंट, जो मैंने बताया था रस और रक्त, इसको भी इंडिकेट करती है। यदि सुबह उठते ही भूख लग रही है तो ये सैल्फिन टेम्परामेंट को शो करेगी, रक्त प्रकृति को शो करेगी। और यदि उठने के बाद भूख नहीं लगती तो ये रस प्रकृति के रोगों को शो करेगी। जबकि यहाँ पे कारण क्या हुआ था कि व्यक्ति इम्बैलेंस लाइफ को जी रहा था, तो उसकी वजह से जो भी उसका मूल टेम्परामेंट था उसके अंदर परिवर्तन आना शुरू हो गया। वो बढ़ भी सकता है, वो घट भी सकता है, तो उसके शरीर में उसी प्रकार से रोगों का विकास होगा। इसके अलावा अन्य लक्षण है, चटपटा खाने की इच्छा करती है, शरीर में से दुर्गंध आने लगती है,
खाना खाने के बाद खाना पचता नहीं है, पेट भारी 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 रहता है। और ऐसा भी अनुभव में आता है कि जैसे पानी पीने के बाद भी पेट में भारीपन बना रहता है। मोशन, पसीना, यूरिन, श्वास, इन 4 चीजों में कमी या अधिकता आ जाती है। अगर कमी आ गई है तो हमें जोर लगाकर खींचना पड़ता है, जिससे हमारी बॉडी के जो फंक्शंस हैं वो हाइपर अवस्था में चले जाते हैं। और यदि यही एक्सेस मात्रा में हमें मिलने लगे, शायद आप सुन के हैरान होंगे, पर सच्चाई है, यदि आपकी बॉडी को ऑक्सीजन भी ज्यादा मिले तो बॉडी हाइपर एक्शन में चली जाएगी, रिएक्शन जो होंगे वो हाइपो कंडीशन के होंगे। तो ये जो पॉइंट मैं बताता हूँ, आप इस पर थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके देखेंगे, अपने शरीर पे अनुभव करेंगे, तो ये चीजें आपको दिखाई भी देंगी। हमारा जो पेट है वो छाती से बड़ा दिखाई देने लगता है, हमें चिड़चिड़ापन होता है, गुस्सा आने लगता है, थकान होती है, शरीर थक जाता है, जल्दी थक जाता है, काम करने का मन नहीं करता, सिर में भारीपन बना रहता है, और किसी भी एक प्रकार के नशे की आदत सी पड़ जाती है। अब नशे का मतलब सिगरेट पीना, तंबाकू लेना, शराब पीना नहीं है। नशे का मतलब है कोई भी ऐसी हैबिट जो आपको रिलैक्स करे, जिसमें अत्यधिक बातचीत करना, अकेलेपन का अनुभव होना, अखबार पढ़ने की आदत होना, या चाय पीने की जरूरत महसूस होना, ये भी एक प्रकार का नशा है। बहुत ज्यादा अगर आप मोबाइल एडिक्टेड हो जाते हैं तो वो भी एक नशा है। तो किसी भी प्रकार का अगर नशा होता है तो वो हमारे शरीर की इम्बैलेंस अवस्था को दर्शाता है। तुलसी जी, अपना माइक ऑफ कर लीजिए। ऐसे ही इसके बाद जब ये प्रोसेस हो जाते हैं, बॉडी में टॉक्सिसिटी नजर आने लगती है, तो हमारे शरीर में सूजन पैदा हो जाती है, जो मैंने बताया था, जल तत्व बढ़ जाता है। जब भी हमारे शरीर में जल तत्व बढ़ेगा, अग्नि तत्व कमजोर हो जाएगा, जिसकी वजह से हाइपो अवस्था क्रिएट हो जाएगी। ऐसे ही जब हमारे शरीर में अग्नि तत्व बढ़ेगा तो जल तत्व कमजोर हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा शरीर हाइपर एक्टिव हो जाएगा। दोनों ही अवस्थाओं में हमारा काम करने का मन खत्म हो जाता है। तो ये हमारी बॉडी के पैटर्न्स थे कि बॉडी में रोग किस तरीके से एंटर कर जाते हैं, किन किन रूपों में हमारे किन किन क्षमताओं को दर्शाते हैं। अब इसके अलावा भी और कारण होते हैं जिनके कारण रोग बने रह सकते हैं। पहले हमने बात करी रोग होते हैं, अब हम बात करेंगे वो रोग बने रहते हैं। जब आप किसी रोगी को यहाँ पे एक चीज और नोट कराना चाहूंगा, आप हैं या मैं हूं या दुनिया का कोई भी व्यक्ति है, वो किसी ना किसी रोग में पीड़ित है, ऐसा मानकर आपको उस व्यक्ति को देखना है। अगर आप ये मान लें कि ये व्यक्ति स्वस्थ है तो उसका कोई उपचार हो ही नहीं सकता। तो आपने ये देखना है, ये मानना है कि हम सभी रोगी हैं, और ये नोट करना है कि जो पीछे के गुण बताए, क्या उनमें से कोई गुण मैच करता है। अगर एक या दो कुछ भी गुण मैच कर जाएं तो वो आपको रोग का इंडिकेशन दे रहे हैं। और जब हम रोगी हो जाएं तो हमें अपनी हैबिट्स में कुछ चेंज लाने चाहिए, जिससे हम उसको ठीक भी कर सकते हैं। इनके साथ मेडिसिनल इफेक्ट, मेडिसिन का प्रयोग बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकता है। तो रोग होने के कारण क्या है? सबसे पहला, हमारी बॉडी के लिए हमारे शरीर की जरूरत के हिसाब से संतुलित भोजन। अगर आप एलोपैथिक में जाते हैं तो वो कहते हैं संतुलित भोजन चाहिए, लेकिन संतुलित भोजन का कोई प्रॉपर ये नहीं है कि ये नहीं कह सकते कि ये सभी व्यक्तियों के लिए संतुलित है। तो उसमें उन्होंने ये बोल दिया कि इतना आयरन की मात्रा होनी चाहिए, इतनी कैल्शियम की मात्रा होनी चाहिए, इतनी सोडियम की मात्रा होनी चाहिए, एक अप्रोक्स बोल दिया। लेकिन हर व्यक्ति की प्रकृति, गुणधर्म, स्वभाव, उसका वातावरण सब अलग अलग होता है। तो आपको उस व्यक्ति की अवस्था को जानकर उसके हिसाब से संतुलित भोजन का निर्माण करना चाहिए। हमारे पास दो ही प्रकृतियां हैं, रक्त और रस। तीसरी मिश्रित है, और मिश्रित में ये दोनों मिक्स रहती हैं। तो अगर हम इनको थोड़ा सा गहराई से समझ लेंगे तो हमें दवा बनाने में और फूड अवेलेबल कराने में, रोग निकालने में आसानी हो सकती है। दूसरा, एसिडिक और एल्कलाइन फूड। जो व्यक्ति मेहनत ज्यादा करते हैं उनको एल्कलाइन फूड की आवश्यकता थोड़ी ज्यादा रहती है। जो व्यक्ति
बैठे का काम ज्यादा करते हो उनको थोड़ा सा एसिडिक फूड ज्यादा मात्रा में लेना चाहिए। ये मेरा अपना अनुभव रहा है। लेकिन दोनों ही अवस्थाओं में सामान्य फल सब्जियों का सेवन, जो हमारे खुले फल सब्जियां होती हैं, बिना फ्रिज में रखे हों, ताजी अवस्था में हो, उनका सेवन ज्यादा करना चाहिए और पानी अधिक मात्रा में पीना चाहिए। ऐसा करने से हमारा स्वास्थ्य जो है वो बना रहता है। बेमेल और विपरीत भोजन, इनसे बचना चाहिए। कोशिश करें कि अगर आपने कोई चीज खा ली है तो कम से कम 4 घंटे का गैप के बाद ही दूसरी चीज खाएं। आजकल एक डायबिटीज के लिए सिद्धांत चल रहा है कि हर 2 घंटे में कुछ खाएं। अगर वो फॉलो करना चाहते हैं तो कभी भी पेट भर के ना खाएं, केवल 1/4 पेट खाएं, तब उस रूल को फॉलो करें तो इजी रहता है। यदि आप पेट भर के खा रहे हैं और उस रूल को फॉलो कर रहे हैं तो वो बीमारियों को बढ़ाएगा, घटाएगा नहीं। दूसरा एक चीज और चल रही है कि अच्छी चीजें खाएं, तो सेंधा नमक एक अच्छी चीज है। सबको कॉमनली सेंधा नमक खाना चाहिए, ऐसा कहा जा रहा है। तो मेरा जो मानना है वो ये है कि बच्चों को लगभग 25 साल तक या मैक्सिमम 30 साल तक मान लीजिए टाटा नमक खाना चाहिए। 30 साल के बाद जब व्यक्ति के अंदर एसिडिटी की मात्रा बढ़ने लगती है तो उसको तब उस पे सेंधा नमक पे आना चाहिए। अब होता क्या है, अगर घर में बुजुर्गों की संख्या ज्यादा है, बच्चे कम है, तो खाना बुजुर्गों के हिसाब से बनता है, यानी उसमें सेंधा नमक की मात्रा ज्यादा रहती है, तो बच्चे के शरीर की प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाती। ऐसे ही अगर घर में बच्चों की संख्या ज्यादा है तो खाना जो है बच्चों के हिसाब से बनता है, वो बुजुर्गों के हिसाब से नहीं हो पाता। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि बॉडी में टाटा नमक एसिडिटी को बढ़ावा देता है, जबकि सेंधा नमक एल्कलाइनिटी को बढ़ाता है। तो हमें किस तरह तरीके का नमक का प्रयोग करना है, ये आप पेशेंट की जरूरत के हिसाब से प्रयोग में ला सकते हैं। मिर्च मसाले का भोजन, गरिष्ठ भोजन, बेकरी प्रोडक्ट्स, ये हमारी दवाओं के प्रभाव को स्लो कर देते हैं। तो जब आप इलेक्ट्रोपैथी की दवाओं का प्रयोग करें तो कोशिश करें कि इस तरीके के भोजन से बचाव की सलाह दें। जल का प्रयोग कम करना। नॉर्मली आपने देखा होगा कि व्यक्ति पानी ही नहीं पीता, तो इसके लिए एक फार्मूला बताया गया है। उस फार्मूले के अनुसार कम से कम उतना पानी पीना चाहिए। ये आपका फल सब्जियों के रस के अतिरिक्त है। जैसे हम बोल देते हैं कि भाई इतना पानी जाना चाहिए, तो फल सब्जियों में इसी में इंक्लूड है, पर एक्चुअली हमारी बॉडी की जो नीड होती है वो 0.33 से मल्टीप्लाई करिए अपने बॉडी वेट को, जो आंसर है इतना पानी, ये लगभग 2 से 3 लीटर के बीच में आता है। लगभग इतना पानी, और केवल पानी, हर व्यक्ति को पीना चाहिए। यदि व्यक्ति का बीपी हाई है तो ताज़ा पानी लें। यदि बीपी लो है तो इसमें हल्का सा चीनी नमक मिला के या और की चुटकी भर डाल के आप ले सकते हैं। ये इतना मामूली होना चाहिए कि आपको उसकी मिठास का अनुभव भी ना हो। और ये पानी भी आपने एक बार में नहीं पीना, थोड़ा थोड़ा करके पीना है, बैठ के पीना है। अगला बिंदु है नशीले और रोग कारक पदार्थों से सेवन से बचना चाहिए। जिस भी प्रकार का रोग है, रस का या रक्त का, ऐसी कोई चीज नहीं लेनी चाहिए जो उनको बढ़ाने का काम करे, उनको सपोर्ट करे। ऐसे ही नशीले पदार्थ जैसे चाय वगैरह जो है वो दवा के प्रभाव को प्रभावित करते हैं। उनके जो इलास्टी होती है दवाओं की, उसको बढ़ाने या घटाने का काम कर सकते हैं। और विशेष रूप से घी, तेल, दूध, दही, दूध के बने प्रोडक्ट, देसी घी छोड़कर, यदि संभव हो सके तो रोगी को इसका भी परहेज करना चाहिए। रात्रि को देर से भोजन नहीं करना चाहिए, जल्दी सो जाना चाहिए। अगर रिकवरी फास्ट चाह रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि 9 बजे तक सो जाए। सबसे बेहतर समय है रात को 9 बजे सोने का। किसी भी प्रकार का रोग हो, हम जब वातावरण के साथ तालमेल बिठाते हैं तो प्रकृति खुद उपचारक बनकर हमारा उपचार करने लगती है। तो बीमारी चाहे कोई भी हो, चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो, दोनों ही अवस्था में अगर कोई व्यक्ति रात को 9 बजे सोता है तो सुबह 5 बजे, 6 बजे, 3:30 बजे उसकी आंख खुलेगी। उस समय जग कर जो भी उसको दैनिक कर्म करने हैं वो कर सकता है। और आप देखेंगे 40 डेज के अंदर ही चमत्कारिक रिजल्ट मिलने चालू हो जाते हैं। कभी भी हमें अपनी क्षमताओं से अधिक काम नहीं करना चाहिए। दवा लेने के दौरान क्या होता है, देखिए हमारे शरीर में एक शक्ति होती है जिसे हम चैतन्य शक्ति बोलते हैं।
बायोलॉजिकल एनर्जी बोलते हैं, ये हमारी बॉडी को रेगुलेट करने का काम करती है। आप एलोपैथी की दवा ले लीजिए, आयुर्वेद की ले लीजिए, होम्योपैथिक की ले लीजिए, इन दवाओं की एक खासियत है, जब भी पेशेंट उचित मात्राओं में इन दवाओं का सेवन करता है तो वो नींद में चला जाता है, उसके शरीर में आलस आता है, थकान बनती है, और वो या तो सोता रहता है, और यदि सोता नहीं है तो उसको विशेष रूप से बोला जाता है कि आपको इस समय पर ये काम नहीं करना है। अब ऐसा किस लिए होता है, या ऐसे प्रोसेस को क्यों अपनाया गया? क्योंकि हम जब गहरी नींद में होते हैं तो प्रकृति स्वयं हमें हील कर रही होती है, और ये प्रकृति की सबसे बड़ी सुंदरता है कि जब वो उपचार करती है तो बाकी सारे उपचार उसके आगे हल्के होते हैं। तो जब हम गहरी नींद में होते हैं, मेडिटेटिव अवस्था में होते हैं, उस समय प्रकृति हमारा उपचार करती है, और उसी समय हमारे रक्त और रस बैलेंसिंग अवस्था में आते हैं। दुनिया की कोई औषधि नहीं है जो इनको प्रॉपरली बैलेंस कर सके, यदि वो इस शक्ति से वंचित रहते हैं तो ऐसी अवस्था में प्रकृति जब उसका उपचार करती है तो व्यक्ति के रोग से मुक्ति मिलती है, व्यक्ति को रोग से मुक्ति मिलने लगती है। यही प्रक्रिया आप देखेंगे एलोपैथी में, डॉक्टर भी विशेषकर यही करते हैं। जब भी कोई बड़ा या गहरा रोग होता है या रिकवरी फास्ट करने की जरूरत होती है, तो ऐसी अवस्था में डॉक्टर या तो इंजेक्शन देते हैं या नींद की गोलियां देते हैं कि व्यक्ति सोता रहे, तो उसकी रिकवरी आप देखेंगे 2 दिन में, 3 दिन में, सेम डे हो जाती है। अब यहाँ पर एलोपैथी की दवाओं की सॉरी इलेक्ट्रोपैथी की दवाओं की अगर मैं बात करूं, तो इलेक्ट्रोपैथी की दवाओं में ये गुण नहीं होते कि वो आपको नींद ला सके, वो आपके माइंड को रिलैक्स कर सकती हैं, क्योंकि मैंने बताया था हमारी जो दवाएं हैं वो किसी भी रोग को ठीक नहीं करती, वो बॉडी की क्रियाओं को घटाने या बढ़ाने का काम करती है, जिससे हम कितनी भी देर में चाहे, अगर हमें उन दवाओं की डेल्यूशंस की स्ट्रेंथ पता है तो हम बहुत जल्दी उनसे रिजल्ट ले सकते हैं। तो वो आप कह सकते हैं, क्योंकि हमने इसे पौधों के अर्क, या आप कह सकते हैं कि पौधों की ऑड फोर्स से इसको तैयार किया था, तो इसमें प्रकृति का जो वरदान है वो छुपा रहता है। तो ये नींद नहीं ला सकती, लेकिन रिजल्ट देने की क्षमता रखती है। और आप देखेंगे हमारी दवाएं खाने के बाद पेशेंट बहुत जल्दी कहता है कि हमें आराम आ गया। ये एलोपैथी की दवाओं से भी 4 गुना तीव्र गति से काम करती है। परंतु ड्रॉबैक ये आता है कि अगर कोई क्रॉनिक डिसीज में, क्रॉनिक मतलब जो क्रॉनिक कंडीशन में है, डिसीज नहीं बोलूंगा, कंडीशन, यानी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है, पेशेंट करा रहा है, तो एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथिक उसको दवा देंगे और वो नींद में चला जाएगा, वो सो जाएगा, उसकी रिकवरी हो जाएगी। पर हम दवा देंगे, उसे नींद आने के स्थान पर ऊर्जा का अनुभव होगा, वो पहले की तुलना में शोर ज्यादा मचाने लगेगा। तो यहाँ पर उस व्यक्ति को टाइम से सोने की सलाह, खाने पीने की सलाह ये देने से उसको काफी जल्दी राहत मिलती है और रिकवरी फास्ट होती है। और बेसिकली ये बोला जाता है इलेक्ट्रोपैथी में F2WE का कॉम्बिनेशन जो है ये नींद लाने में काफी मदद करता है, वास्तव में मदद भी करता है, लेकिन ये सबके ऊपर काम कर जाए ऐसा संभव नहीं होता। तो यहाँ पर आप कितना भी पॉजिटिव डेल्यूशन लगा लीजिए, बना लीजिए, वो प्रॉपरली काम नहीं कर पाता। तो यहाँ पे हमारे दवाओं में जबकि कोई कमी नहीं है, पर पेशेंट को रिकवर करने में हमें थोड़ी सी परेशानियां आ सकती हैं, क्योंकि वो सोता नहीं है, हमारी दवाओं से तुरंत एनर्जी को महसूस करने लगता है। इसके अलावा क्योंकि व्यक्ति सामर्थ्य से ज्यादा काम करेगा तो थकान भी ज्यादा होगी, तो ऐसे व्यक्ति को जब भी आप दवा दें तो उसके आगे पहले से ही ये कंडीशंस रख दीजिए कि हमारी दवाएं इस तरीके से काम करेंगी, आपको इन कंडीशंस को फॉलो करना है, यदि आप करते हैं तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आज ही मेरे पास बॉम्बे से एक फोन आया था, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी थे, वो NEHM की दवाओं से प्रैक्टिस कर रहे थे। तो उनका कहना ये था कि वहां की दवाओं का रिजल्ट नहीं मिल रहा। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई आप दवा कैसे दे रहे हैं, तो उन्होंने बोला जी जैसे दवा आती है मैं शीशों में भर के दे देता हूँ। तो मैंने उनसे पूछा आप डाइल्यूशन नहीं बना रहे, तो उन्होंने बताया जी हमें तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं गया। मजे वाली बात देखिए कि वो ये कह रहे हैं कि हमें ऐसा कुछ बोला ही नहीं गया, यानी डिग्री ले ली, एजुकेशन नहीं दी। और ऐसा इलेक्ट्रोपैथी में बहुत जगह हो रहा है, कुछ बेसिक क्लासेस लगा रहे हैं लोग, उसमें मेरा भी प्रयास है, पर मैं इलेक्ट्रोपैथी के साथ आपको और भी चीजें बता रहा हूँ।
बट इस लाइन में और भी लोग हैं, डॉक्टर बलराम है, डॉक्टर विनोद राणा है, एक डॉक्टर हैं इधर के, आपके साउथ साइड के हैं, वो भी बहुत अच्छे, अमर, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, अमर सिंह है, समथिंग ऐसी नाम है, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उनकी नॉलेज वाकई काबिले तारीफ है। पीछे जो है डॉक्टर देव मिश्रा खुद भी पढ़ा रहे थे, और भी डॉक्टर्स हैं जो इस चीज से अवगत करा रहे हैं। तो यदि आपको मौका लगे तो जितना संभव हो सके ऐसी क्लासेस को अटेंड करिए, तो इलेक्ट्रोपैथी को लेकर आपकी समझ काफी डेवलप होगी। दूसरा, अगर आप इलेक्ट्रोपैथी को समझना चाह रहे हैं तो अपने आसपास की स्थिति, अपने शरीर को, उसकी गतिविधियों को समझे, आपको इलेक्ट्रोपैथी बहुत आसानी से समझ आ जाएगी। इलेक्ट्रोपैथी बहुत आसान है, हम उसे कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। यदि व्यक्ति को भय हो, चिंता हो, या वो तनाव युक्त जीवन शैली जीता हो, तब भी उसको रोगों को रिकवर करने में दिक्कतें आती हैं। किसी भी वजह से यदि बॉडी डिटॉक्स प्रोसेस में चली जाए तो हम उसको दवाओं के द्वारा अगर रोक दें तो उस समय के लिए तो आराम मिल जाता है, पर बाद में चल के फिर मुसीबतों का कारण बन जाती है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है जो हमारे नेचुरल वेग हैं, इनकी आयुर्वेद में संख्या 13 बताई गई है। जैसे मल आना, मूत्र आना, गैस निकलना, वमन, इच्छा होना, छींक आना, डकार होना, जम्भाई आना, भूख लगना, प्यास लगना, आंसुओं का निकलना, नींद कम या ज्यादा आना, विश्राम की इच्छा ना करना, ये तनाव की वजह से हो सकता है। तो ये कुछ ऐसे कारण हैं जिनको अगर इग्नोर किया जाए तो ये भी रोग को ठीक होने से रोकते हैं। ज्यादातर हम लोग यही गलती करते हैं कि यूरिन की हाजत हो रही है, यूरिन पास नहीं करते, पहले काम निपटा लें फिर पास करेंगे, तो शरीर में धीरे धीरे इससे जल तत्व एकत्रित होने लगता है, बॉडी हाइपो कंडीशन की तरफ जाने लगती है। ऐसे ही जब हम बहुत ज्यादा मात्रा में पेट को साफ करने वाली चीजें लेते हैं, कुछ लोग त्रिफला का इस्तेमाल करते हैं, हम लोग ईएच में सलास का इस्तेमाल करते हैं जरूरत से ज्यादा, तो ऐसी अवस्था में मल अधिक मात्रा में निकलता है और शरीर में कमजोरियां लाता है। इससे भी आप समझिए कि रिकवरी में प्रॉब्लम्स या इश्यूज आने लगते हैं। तो ये कुछ ऐसे बिंदु थे जिनको फोकस करके हम अपनी प्रैक्टिस में सुधार ला सकते हैं। मैं आप लोगों को लास्ट में प्लांट्स, उनके बारे में, फिर दवाओं के बारे में, इंजेक्शंस के बारे में बताऊंगा, क्योंकि आप लोगों को हो सकता है, क्योंकि काफी सारे डॉक्टर्स भी हैं, प्रैक्टिशनर्स भी हैं, तो प्लांट्स के बारे में, S1 के बारे में, S2 के बारे में, दवाओं के बारे में काफी जानकारी हो, लेकिन कुछ बेसिक चीजें होती हैं जो हम लोगों की हेल्प कर सकती है। इन क्लासेस को निकालने का उद्देश्य यही था कि यदि आप लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं, हम सब मिलकर काम करते हैं, एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं, तो हमें अपनी प्रैक्टिस में ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। चलिए, अब हम देखते हैं रोगों को कैसे समझा जा सकता है। जब भी आपको अपने शरीर में कोई भी परिवर्तन ऐसा लगे जो नेचुरल नहीं है, तो समझ जाइए रोग की शुरुआत होने लगी है। यदि आप 11 बजे सोते हैं और आपको नींद आती है 11:15 बजे, और आप इस पे फोकस कर पा रहे हैं कि इतने दिनों से मुझे नींद 11:15 बजे आ रही है, तो एक तरह से आपका बॉडी का जो जैविक सिस्टम है, बायोक्लॉक जिसे बोलते हैं, वो बिगड़ना शुरू हो चुका है। अब हम थोड़ा सा इलेक्ट्रोपैथी की तरफ चलते हैं। हालांकि ये सभी पैथियों में बराबर हो सकता है कि रोग कितनी प्रकार के होते हैं। तो रोगों को मूल रूप से 4 प्रकार में बांटा गया है। हालांकि कुछ लोग इसको और भी कंडीशंस में बांट सकते हैं, पर ये मूल 4 रोग हैं, 4 कंडीशंस हैं। इन कंडीशंस को यदि हम समझ लें तो दवा बनाना हमारे लिए आसान हो सकता है। पहला है एक्यूट डिसीज, दूसरा है सब एक्यूट डिसीज, तीसरा है क्रॉनिक डिसीज, और चौथा है डीजनरेटिव डिसीज। एक्यूट डिसीज क्या होती है? जब भी हम कुछ खाते हैं या बॉडी पे कोई रिएक्शन हो, उसका इमीडिएटली एंटी रिएक्शन हो जाए,
उसको हम एक्यूट डिसीज में काउंट करेंगे। जैसे हमने कुछ खाया और वो वोमिट के थ्रू बाहर निकला है, तो वोमिटिंग होना, दस्त होना, पेट में मरोड़े आ जाएं, ऐंठन होने लगे, अचानक से कोई जीव जंतु हमें काट ले, या हम बैठे हुए कोई काम कर रहे हैं, किसी ने आके मुक्का मारा और अचानक से शरीर की वायु बिगड़ गई। ये सारे के सारे रोग जो होते हैं एक्यूट कंडीशन के होते हैं, तो अचानक से दर्द शुरू हो जाते हैं। ये सारी कंडीशन एक्यूट डिसीज में काउंट करी जाएगी। इसी तरीके से अगर कोई रोग हमें 1 दिन से लेके 40 दिन में उभरे, जिसमें ऋतु ऋतु का प्रभाव, खान पान का प्रभाव, ऐसी चीजें शामिल हो, परिश्रम का अधिकता या कमी, विश्राम की अधिकता या कमी, इनका इम्पैक्ट इंस्टेंटली कभी नहीं आता, इनका इम्पैक्ट कुछ दिनों के बाद दिखाई देता है। इसको हम सब एक्यूट डिसीज कहेंगे। जैसे बुखार आना, बुखार कोई एक दिन में डेवलप नहीं होता। जब हम कुछ दिनों तक बॉडी को एक्सेस हीट देते हैं, गर्म करने वाली चीजें खाते हैं, आराम नहीं करते, थकाने वाले काम ज्यादा करने लगते हैं, तो बुखार होने लगता है। और इसको आप डेली रूटीन में भी नोट कर सकते हैं। आप सुबह जब सो के उठते हैं तो आप एनर्जेटिक होते हैं, और शाम होते होते आपकी बॉडी थक जाती है, आपको इंटरनली हीट का अनुभव होता है, तो ये बुखार की ही अवस्था होती है। रात को जब आप सो जाते हैं तो शरीर हल्का हो जाता है और अगली सुबह आप दोबारा काम करने को तैयार है। और यदि किसी कारणवश आपको 2 या 3 दिन सोने को ना मिले, लगातार काम करना पड़े, तो हीट इतनी बढ़ जाती है कि शरीर हमेशा टूटा टूटा, दुखता हुआ रहता है, भूख खत्म हो जाती है, नशा करना यानी चाय की इच्छा बढ़ जाती है, प्यास कम लगती है, तो ये भी रोगों का इंडिकेशन होता है। तो ये जो है सब एक्यूट डिसीज में काउंट करे जाते हैं। इसके अलावा कब्ज होना, थकान होना, कमजोरी होना, महिलाओं की जो पीरियड संबंधी प्रॉब्लम है, जो अभी लंबे समय तक नहीं बनी, कभी कभार आती हैं, वो हम सब एक्यूट डिसीज में काउंट करेंगे। इसके बाद आते हैं क्रॉनिक डिसीज पे। वो रोग जो 40 दिनों से लेकर लगभग 6 महीने बने रहते हैं, या 40 दिनों के बाद जिसके बारे में हमें पता लगता है कि हमें रोग हो गया, 40 दिन से पहले हम उसे देख भी नहीं पाते, उसको हम क्रॉनिक अवस्था में रखते हैं। ये जो टाइम है 6 महीने का, इसलिए बोला गया है कि 6 महीने में पूरी तरह दिखाई दे जाता है, पर कई बार हम दवा लेकर इसको दबा देते हैं, तो इसका टाइम पीरियड बढ़ के 2 साल तक भी हो जाता है। इस श्रेणी में रोग आते हैं कमर में दर्द होना, सर्वाइकल रीजन में दर्द होना, घुटने में दर्द होना, ब्लड प्रेशर, थायराइड, शुगर। ये हमारी बॉडी में जो फंक्शनल डिसबैलेंस होते हैं उनके कारण होते हैं, और इन फंक्शनल डिसबैलेंस के कारण हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गेनल चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं। ये शुरुआत होती है, इसमें एक लंबा समय लग सकता है। इसके बाद यही रोग जो है आगे चल के डिजनरेटिव रोगों में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब जो डिजनरेटिव रोग हैं, वो बेसिकली हम जो डिजनरेटिव रोग होते हैं वो बेसिकली 2 साल के बाद हमारी बॉडी पर दिखाई देने लगते हैं। इसमें सेम वही रोग होते हैं जो हमें क्रॉनिक डिसीज में हुए थे। क्रॉनिक डिसीज में हमें फंक्शनल डिसबैलेंसेस होते हैं, जिसकी वजह से ऑर्गन्स पे इफेक्ट आता है, और डिजनरेटिव में हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं वो कमजोर पड़ जाते हैं, और वहां पर खून का दौरा लंबे समय तक प्रॉपर ना होने के कारण हमारा जो ऑर्गन होता है वहां पे पोषक तत्व नहीं पहुंच पाते, और वो धीरे धीरे अपनी आकृति में, अपने आकार में परिवर्तन लाने लगता है। तब ये डिजनरेटिव कंडीशन कहलाती है। इसमें आपके जो रोग आएंगे वो कमर का दर्द, गर्दन, घुटने का दर्द, हड्डियों का घिसना, विटामिन डी की डेफिशिएंसी, कैल्शियम की डेफिशिएंसी, शुगर का होना, ब्लड प्रेशर बढ़ना, थायराइड होना, सेम लक्षण वही आएंगे जो क्रॉनिक डिसीज में आते हैं। ये जितने भी रोग हैं, ये हमारी एक दैनिक क्रियाकलाप में जब अंतर आता है, हम चीजों को बदलते हैं,
या हमें जो उसमें डिफरेंसेस दिखाई देते हैं, उनके कारण शुरुआती रूप में आपको एक्यूट होगा, सब एक्यूट होगा, क्रॉनिक होगा और देन डिजनरेटिव कंडीशन में रोग चला जाएगा। ये पूरा एक प्रोसेस होता है। यदि कोई रोग डिजनरेटिव अवस्था में चला गया तो यहाँ पर आप ये मान के चलिए कि आप उस रोग का केवल शमन कर सकते हैं। रिकवरी के लिए बहुत लंबे समय की आवश्यकता होती है। इसमें ऐसा माना जा सकता है कि डिजनरेटिव केसेस में हमें लगभग पेशेंट को जितनी भी उसकी उम्र है, उसके दशांश तक उपचार करना चाहिए। यानी अगर कोई व्यक्ति 45 साल की उम्र में डिजनरेटिव रोगों से ग्रसित है, तो लगभग 4.5 साल का समय, 5 साल का समय हमें उसे रिकवर करने में, पूरी तरह रिकवर करने में लग सकता है। बाकी जो क्रॉनिक डिसीजेस है, इलेक्ट्रोपैथी इस पे अपना बहुत अच्छा पकड़ रखती है। इसमें आपका कैंसर का रोग हो गया, एचआईवी हो गया, ये जो जितने ये पैथ्रिक रोग होते हैं, सेक्सुअल डिसीजेज होते हैं, इनके ऊपर इलेक्ट्रोपैथी की रेमेडीज का बहुत अच्छा इफेक्ट रहता है। तो ये हमारी आज की क्लास थी डिसीज के ऊपर। 4 डिसीजेस, रोग क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, इस पे हमने बात करी। यदि आपको किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, नहीं तो हम लोग कल क्लास में फिर बात करेंगे।